We have to start chapter 6, The Life of John Smith. Now read a humorous account about the life of an ordinary person. आज इस स्टोरी में हमें ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफस्टाइल कैसे है उसे जानने का मौका मिलेगा। आमतौर पे हम फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी मैन के लिए क्या होता है वही हमारे राइटर ने हमें बताया है। See, the lives of great men occupy a large section of our literature. The great man is certainly a wonderful thing. He walks across his century and leaves the mark of his feet all over it, wiping out the dates of his galoshes as he passes. It is impossible to get up a revolution or a new religion or a national awakening of any sort without his turning up, putting himself at the head of it, and collaring all the gate receipts for himself. Even after his death, he leaves a long trail of second-rate relations spattered over the front seats of 50 years of history. जनरली क्या होता है, राइटर कह रहे हैं कि जो ग्रेट मैन होते हैं उनके बारे में हर कोई जानता है। दे आर वेरी वंडरफुल थिंग। वो जब तक रहते हैं तब तक अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। उनके ना रहने पे भी हम उन्हें याद करते हैं, उनका एग्ज़ाम्पल देते हैं, और उनके बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं चलता है। हर मौके पे उन्हें याद किया जाता है, हर मौके पे उन्हें इनवाइट किया जाता है। तो ग्रेट मैन के बारे में हर किसी को पता होता है। Now the lives of great men are doubtless infinitely interesting, but at times I must confess to a sense of reaction that an idea that the ordinary common man is entitled to have his biography written too. It is to illustrate that these I write the life of John Smith, a man neither good nor great, but just the usual everybody human like you and me and the rest of us. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हम ग्रेट मैन्स के बारे में, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नॉर्मल लोगों के बारे में भी बात करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। सो द नाउ द राइटर इज़ सेइंग दैट आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट अ ऑर्डिनरी मैन दैट इज़ जॉन स्मिथ, और मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो ना ही बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, ना ही बहुत अच्छे हैं। ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन जस्ट लाइक यू और मी. From the earliest childhood, John Smith was marked out from his comrades by nothing. The marvelous precocity of the boy did not astonish his prospectors. Books were not a passion for him from his youth, neither did any old man put his hand on Smith's head and say, mark his words, this boy would someday become a man. Nor yet was its father wont to gaze him with a feeling amounting almost to F, but by no means. All his father did was to wonder when Smith was a darned fool because he couldn't help it, or because he thought it smart. In other words, he was just like you and me and the rest of us. जॉन स्मिथ अपने बचपन से ही बहुत ही सिंपल थे, सभी से बिल्कुल अलग थे। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, उनकी तरफ किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं था। इनफैक्ट उनके पापा को भी नहीं लगता था देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन माई चाइल्ड, एंड ना ही उन्हें कोई इतना ज़्यादा एडमायर करता था, क्योंकि ऐसा कुछ एडमायर करने लायक था भी नहीं। जॉन स्मिथ बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन थे, जस्ट लाइक यू और मी और रेस्ट ऑफ अस. In those athlete sports which were the ornament of the youth of his day, Smith did not, as great men do, excel his followers. He couldn't write worth a darn, he couldn't skate worth a darn, he couldn't swim worth a darn, he couldn't shoot worth a darn, he couldn't do anything worth a darn. He was just like that. जब जो टीनेजर्स होते हैं उनको स्पोर्ट्स पसंद होता है, तो स्मिथ में ऐसा कुछ भी एथलेटिक नहीं था। वो कोई भी गेम नहीं खेल पाते थे, वो बिल्कुल ऐसे ही थे कि उन्हें कोई भी गेम नहीं आता था. नेक्स्ट है, नॉट दैट द बोल्ड कास्ट ऑफ द बॉयज माइंड ऑफसेट हिज फिजिकल डिफेक्ट्स एज इट इनवेरिएबली डज इन द बायोग्राफीज. ऑन द कंट्रारी, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज स्कूल टीचर, ही वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ही वॉज अफ्रेड ऑफ गन्स, ही वॉज अफ्रेड ऑफ लाइटिंग, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हेल, ही वॉज अफ्रेड ऑफ गर्ल्स. ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही जॉन स्मिथ का किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था. जैसे हम नॉर्मली बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं था इनके बारे में. जॉन स्मिथ को हर किसी से डर लगता था. अपने पापा से डर लगता था, स्कूल टीचर से डर लगता था, कुत्तों से डर लगता था, बंदूक से डर लगता था. इनफैक्ट जो लाइटनिंग है, बिजली है, he was frightened of hell also, and also frightened of girls. In the boy's choice of a profession, there was not seen that keen longing for a life work that we find in the celebrities. He didn't want to be a lawyer because you have to know about law.
He didn't want to be a doctor because you have to know about medicines. He didn't want to be a businessman because you have to know about business. And he didn't want to be a school teacher because he had seen too many of them. As far as he had any choice, it lay between being Robinson Crusoe or being the Prince of Wales. His father refused him both and put him into a dry goods establishment. अब यहाँ पे प्रोफेशन की बात करें तो जॉन स्मिथ को देख के ऐसा कभी नहीं लगता था कि वो आगे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं. उनका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था. नाइदर ही वांट टू बिकम अ लॉयर, नॉट ही वांट टू बी अ डॉक्टर, नाइदर ही वांट टू बी अ बिजनेसमैन. कुल मिला के वो रॉबिन्सन क्रूज या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स की तरह रहना चाहते थे, जो कि उनके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आया. और उन्होंने उसे एक कपड़ों की दुकान खोल के दे दी कि लो भैया तुम अपना जाके काम इसमें करो, कपड़े बेचना. Such was the child of Smith. As it closed, there was nothing in his outward appearance to mark the man of genius. The casual observer could have seen no genius concealed behind the white face, the massive mouth, the long slanting forehead, and the tall ear that swept up to the close-cropped head. Certainly he couldn't. There wasn't any concealed there. जॉन स्मिथ को देख के ही लगता था कि इनके अंदर कोई खासियत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्हें जीनियस बनाए. उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस था, उनका फिज़िक भी बिल्कुल ऐसा नहीं था. उनकी जो मेंटालिटी थी, जो उनके काम करने का तरीका था, जो उनका इंटरेस्ट था, वो भी कहीं से ये डिनोट नहीं करता था कि देयर वाज समथिंग स्पेशल इन हिम. कोई भी कैजुअल उन्हें देखने के बाद यही कहेगा कि ही इज़ जस्ट वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी मैन. It was shortly after his start in business life that Smith was stricken with the first of those distressing attacks to which he afterwards became subject. It seized him late one night as he was returning home from a delightful evening of song and praise with a few old school chums. Its symptoms were a peculiar heaving of the sidewalk, a dancing of the street lights, and a crafty shifting to and fro of the houses, requiring a very nice discrimination in selecting his own. There was a strong desire not to drink water throughout the entire attack, which showed that the thing was evidently a form of hydrophobia. From this time on, these painful attacks became chronic with Smith. There was liable to come on at any time, but especially on Saturday nights or on the first of the month, and on Thanksgiving Day. He was always had a severe attack of hydrophobia on Christmas evening, and after elections it was fearful. आगे चल के जॉन स्मिथ को हाइड्रोफोबिया की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें उन्हें बहुत अटैक्स आते हैं एंड ही डिडंट वांट टू ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग दैट पेनफुल अटैक्स. और इसके बाद ये उनकी क्रोनिक डिसीज़ हो जाती है एंड इट लॉन्ग विथ हिम थ्रू आउट हिज लाइफ. और ये अटैक्स उन्हें जब तब आया करते थे. देयर वॉज एन इंसिडेंट इन स्मिथ्स कैरियर विच he did perhaps share with regret. He had scarcely reached manhood when he met the most beautiful girl in the world. She was different from all other women. She had a deeper nature than other people. Smith realized it at once. She could feel and understand things that ordinary people couldn't. She could understand him. She had a great sense of humor and an exquisite appreciation of a joke. He told her the six that he knew one night, and she thought them great. Her mere presence made Smith feel as if he had swallowed a sunset. The first time that his finger brushed against her, he felt a thrill all through him. He presently found that if he took a firm hold of her hand with his, he could get a fine thrill, and if he sat back on on a sofa with his head against her ear and his arms about once and half round her, he could get what you might call a first-class A1 thrill. Smith became filled with the idea that he would like to have her always near him. He suggested an arrangement to her by which she should come and live in the same house with him to take personal charge of his clothes and meals. She was to receive in return her board and washing, about 75 cents a week in ready money, and Smith to be her slave. अब यहाँ पे स्मिथ की लाइफ में एक इंसिडेंट होता है व्हेन ही मेट द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड. स्मिथ एक लड़की से मिलते हैं जो उन्हें काफ़ी सुंदर लगती है. ही वॉज कम्प्लीटली अटैच्ड विथ हर बिकॉज ऑफ हर नेचर, एंड शी वॉज सो वेरी हैविंग अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. शी अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल. सो स्मिथ डिसाइड्स कि हमें इनके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है. फाइनली ही डिसाइडेड दैट द गर्ल शुड कम एंड स्टे विथ हिम इन द सेम हाउस, and she may take her personal charges of his clothes and meals, and in return Smith will give her 75 cents a week and was ready to be her
slave. After Smith had been this woman's slave for some time, Baby Finger stole across his life, then another set of them, and then more and more till the house was full of them. The woman's mother began to steal across his life too, and every time she came, Smith had hydrophobia frightfully. Strangely enough, there was no little prattler that was taken from his life and became a saddened, hollowed memory to him. Oh no, the little Smiths were not of that kind of prattler. The whole nine grew up into tall, lank boys with massive mouths and great swiping ears like their fathers, and no talent for anything. फाइनली कुछ समय के बाद उस गर्ल के साथ रहते हुए स्मिथ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एंड ही हैड 9 बॉयज़. एंड जो उस लड़की की मम्मी है उसे देख के स्मिथ को हाइड्रोफोबिया अटैक होते रहते हैं, बिकॉज शी वॉज नॉट अ गुड लेडी. शी वॉज समटाइम्स स्टीलिंग ऑल द थिंग्स एंड जॉय ऑफ हिज लाइफ ऑल्सो. एंड फाइनली स्मिथ बिकेम सैडेंड, एंड अभी वो बहुत ही उदास रहने लगा, और उसके जो बच्चे थे वो भी किसी काम के नहीं हुए. दे वर जस्ट लाइक हिज फादर, बिल्कुल ही अपने पापा की तरह, विथ नो टैलेंट फॉर एनीथिंग. The life of Smith never seemed to bring him to any of those great turning points that occurred in the life of the great. True, the passing years brought some change of fortune. He was moved up in his dry goods establishment from the ribbon counter to the collar counter, from the collar counter to the Jane's painting counter, and from the Jane's painting counter to Jane's fancy shirting. Then as he grew aged and inefficient, they moved him down again from the Jane's fancy shirting to Jane's painting, and so on to ribbon counter. And when he grew quite old, they dismissed him and got a boy with a 4-inch mouth and sandy colored hair who did all Smith could do for a half the money. That was John Smith's mercantile career. It won't stand comparison with Mr. Gladstone's, but it is unlike your own. यहाँ पे जॉन स्मिथ की लाइफ में कभी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं कि मिस्टर स्मिथ को ये चांस मिले कि वो एक ग्रेट पर्सनालिटी बन सके. उनकी लाइफ बिल्कुल ही ऑर्डिनरी पर्सन की तरह थी, जैसे ही जिसका रूटीन होता है कि सुबह उठना, काम करना और घर आना, फिर सो जाना. यही उनका स्मिथ का भी डेली रूटीन वर्क है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए. लेकिन इनकी लाइफ में कभी कभी गुड फॉर्च्यून, इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया. जिस जगह पे ये काम कर रहे थे वहाँ पे इनका प्रमोशन होता गया. वो रिबन काउंटर से लेकर के जेंट्स फैंसी काउंटर तक गए. लेकिन जैसे स्मिथ की एज बढ़ती रही और वो काम करने में पहले जैसे एक्टिव नहीं रहे, उन्हें वापस उनके उसी प्राइमरी पोजीशन पे डिमोट कर दिया गया. दैट इज़ वो फैंसी शर्टिंग से वापस आ गए अपने रिबन काउंटर पे. जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रही, मिस्टर स्मिथ को उनके नौकरी से निकाल दिया गया, एंड फाइनली उनकी जगह पे दूसरे बॉय को रिक्रूट कर लिया स्टोर वालों ने, जो कि उनसे आधे पैसे लेकर के मिस्टर स्मिथ का पूरा काम कंप्लीट कर देता था. Smith lived for 5 years after this. His son kept him. They didn't want to, but they had to. In his old age, the brightness of his mind and his fund of anecdote were not the delight of all who dropped in to see him. He told 7 stories and he knew 6 jokes. The stories were long things all about himself, and the jokes were about a commercial traveler and a Methodist minister. But nobody dropped in to see him anyway, so it didn't matter. जॉन स्मिथ रिटायर होने के बाद पूरे 5 साल तक ही ज़िंदा रहे. उनके बेटों ने उन्हें अपने पास रखा, यानी उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फादर को अपने साथ रहने दिया. उस ओल्ड एज में मिस्टर स्मिथ के पास टोटल 7 स्टोरीज़ और 6 जोक्स थे बताने के लिए. उनकी जो स्टोरीज़ थी जनरली काफ़ी लंबी होती थी और उनकी खुद की लाइफ के बारे में होती थी, और जोक भी बहुत ही कॉमर्शियल ट्रैवलर और मेथोडिस्ट मिनिस्टर के बारे में, वही पुराने जोक होते थे. तो कोई भी उनसे बातचीत नहीं करता था, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं. At 65, Smith was taken ill and receiving proper treatment, he died. There was a tombstone put up over him with a hand pointing northeast, but I doubt if he ever got there. He was too like us. फाइनली 65 ईयर की एज में मिस्टर स्मिथ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ट्रीटमेंट के समय ही उनकी डेथ हो जाती है. फाइनली मिस्टर स्मिथ के फ्यूनरल टाइम पे जब उन्हें हम टॉम्बस्टोन में दफन, के हैंड पॉइंटिंग वॉज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बट द राइटर इज सेइंग दैट ही हैड एवर गॉन देयर बिकॉज ही वॉज सो वेरी ऑर्डिनरी. और वो अपने डेली लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी थे कि उनके पास अगल बगल देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था. सो दिस इज़ द स्टोरी वेयर स्टीफन लिकलॉक इज सेइंग दैट
कि ऑल्दो हम बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते हैं, हम उनसे बहुत ही इंस्पायर होते हैं, बट वी शुड थिंक अबाउट द नॉर्मल मैन लाइफ ऑल्सो, एंड वी शुड कीप इन माइंड कि वो कैसे रहते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी. आई होप यू हैव एन्जॉयड इट. दिस इज़ वेरी सिंपल स्टोरी जहाँ पे आपको एक नॉर्मल मैन के बारे में पता चलेगा. गो थ्रू द वीडियो, रीड दिस स्टोरी बाय योर सेल्फ. टिल दैट, गुड डे.